हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले आपका जो बीएससी सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसकी फर्स्ट यूनिट हमने कवर कर ली थी। सेकंड यूनिट में जो आपके पास दो पार्ट आते हैं उसमें से एक पार्ट हमने कवर कर लिया था। आज हम बात करने वाले उसके बी पार्ट के ऊपर। तो जो आपका सेकेंड पार्ट है उस सेकंड पार्ट का नाम है आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद द कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण। अब ये होता क्या है, इसके अंदर किस टाइप के आपके पास क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो यहाँ पे आप पूरा कॉन्सेप्ट समझिए। आपके पास एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो आपके पास दो टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं। जो आपका फर्स्ट टाइप है वो आपके पास है होमोजीनियस टाइप। ठीक है, होमोजीनियस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास आ सकता है। अब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी होती क्या है, आपके पास है वो कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई रहेगी और इक्वल के अंदर यदि जीरो है देन वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। अब आपको दिख ही रहा है ये आपके पास लीनियर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब आप dy अपॉन dx के जो आपके पद है, जैसे dy अपॉन dx का पद है, इसके आप पावर देखोगे तो यदि पावर 1 नजर आ जाए इसका मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पे यही बोल रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। कांस्टेंट कोफिशिएंट आपको दिख ही रहा है, प्रत्येक dy अपॉन dx की टर्म के साथ आपके पास है कांस्टेंट टर्म ही नजर आ रही है और इक्वल में जीरो है, इसका मतलब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। नेक्स्ट आपका जो टाइप आता है 2 वो आता है आपके पास नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इस टाइप का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसके इक्वल के अंदर आपके पास है वो कोई फंक्शन आता है। यहाँ पे आपके पास दी गई है कि dy अपॉन dx के अंदर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, देन आपके पास इक्वल में है वो अक्स के अंदर कोई फंक्शन आएगा। अक्स के अंदर आपके पास कोई साइन अक्स आ सकता है या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर अक्स आ सकता है या फिर कोई लीनियर फंक्शन लाइक अक्स स्क्वायर अक्स क्यूब, इस टाइप का कोई फंक्शन आपके पास आ सकता है। कहने का मतलब है यदि इक्वल में कोई अक्स का फंक्शन नजर आ रहा है तो वो आपके पास नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। ये दो टाइप की इक्वेशन है वो आपके पास इस चैप्टर के अंदर आएगी। अब इनका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उससे पहले आप यहाँ पे ये एक चीज समझिए। यहाँ पे ये जो d अपॉन dx है ना, यहाँ पे ये आपका d के इक्वल होता है और इसको आप डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलोगे। ठीक है, सिमिलरली यदि इसका मैं एक बार डेरिवेटिव कर दूं डी स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर कर दूं देन ये d स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। यदि मैं एक बार और कर दूं तो ये d क्यूब के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली यदि मैं n टाइम तक कर दूं तो ये d की पावर n के इक्वल हो जाएगा। जितनी पावर यहाँ पे रहेगी उतनी पावर d के ऊपर रहेगी। ठीक है, ये आपके पास डिफरेंशियल ऑपरेटर कहलाता है। ये आपके पास क्वेश्चंस को जब सोल्व करोगे तब काम में आएगा, वो आप देखोगे अभी। अब सबसे पहले आपके पास यदि इस टाइप की इक्वेशन दी गई हो, मतलब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई हो, तो उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए है, जैसे आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करोगे ना, तो सोल्व करने पे आपके पास जो इसका जनरल सॉल्यूशन आएगा, जो आपके पास इसका जनरल सॉल्यूशन आएगा ना, वो आपके पास पता है y के इक्वल आएगा। y इक्वल आपके पास आएगा CF के इक्वल, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहते हैं। अब CF कैसे निकलेगा वो आप एक एग्जांपल के थ्रू है वो अभी देखोगे। ठीक है, यदि होमोजीनियस आए तब आपको केवल इतना काम करना है। यदि नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है यदि आपको नजर आ जाए ना, तो उस स्थिति में आपके पास जो जनरल सॉल्यूशन आएगा ना वो आपके पास y इज इक्वल तो आएगा CF तो आएगा इस बार प्लस में एक PI जिसे हम बोलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल, वो रेड हो जाएगा। अब PI कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो आपके पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन आपको पता है इस कारण ही बन रहा है QX के कारण ही, इस QX के थ्रू है वो हम PI निकालेंगे। तो समझ में आया, जो आपके पास होमोजीनियस है उसके लिए जनरल सॉल्यूशन ये होगा और जो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन नजर आए उसके लिए जनरल सॉल्यूशन ये होगा। अब CF और PI कैसे निकालेंगे वो अभी हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। अब हम है वो आपके पास एक रैंडम एग्जांपल ये मैं लेके चल रहा हूं, इसके थ्रू आप पहले तो प्रोसेस समझिए कि आपके पास यदि ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो तो आप कैसे सोल्व करोगे उसको। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर आपको अभी हमने देखा है एक डिफरेंशियल ऑपरेटर कि आपके पास जहां d अपॉन dx है वो d के इक्वल आपके पास चेंज हो जाता है। सिमिलरली जहां डी स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर है वो यहाँ पे d स्क्वायर के इक्वल चेंज हो जाता है। इसी वजह क्यूब वाला है तो d क्यूब के इक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको d के अंदर रिड्यूस कर देंगे। तो यहाँ पे यदि हम d के अंदर इसको रिड्यूस करें तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 2d स्क्वायर और y। ठीक है,
प्लस में 3d ऑफ y प्लस में 5y इज इक्वल टू 0। हर इक्वेशन में यही कॉन्सेप्ट लगाना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, y है वो कॉमन ले सकते हैं, तो 2d स्क्वायर प्लस 3d प्लस में 5 और y यहाँ पे कॉमन ले लेंगे इक्वल में 0। तो सबसे पहली स्टेप आपकी ये हुई। यदि क्वेश्चन इस टाइप के फॉर्मेट में दिया गया हो तब तो ये करना है, यदि डायरेक्ट आपको डी के अंदर दिया गया है तब कुछ नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप के अंदर क्या होगा आपके पास, सेकेंड स्टेप में हम है वो इस वाली इक्वेशन के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। अभी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन में आपको कुछ नहीं करना, जहां भी डी है उसको एम से रिप्लेस कर देना है, जहां भी डी दिखे उसे एम से रिप्लेस कर देना और आपके पास जो और इक्वेशन को इक्वल टू 0 लेके चलना है और ये जो y आपने जो कॉमन लिया है उसको आपको रिमूव कर देना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन में ये करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ रिटर्न ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लिखेंगे अब। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, वो होगी आपके पास, मैंने बोला ये डी एम से चेंज होता है तो एम स्क्वायर प्लस में 3m प्लस में 5 और इक्वल हो गया ये 0 के, y भी हमने रिमूव कर दिया, ये आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई। सो इस प्रकार से आपके पास ये एक है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आएगी। हर क्वेश्चन के अंदर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर आपके पास 3 घात की एक इक्वेशन आ सकती है, 4 घात की इक्वेशन आ सकती है, लेकिन आपके पास एक इक्वेशन निकल के आएगी जिसकी हेल्प से वो आप रूट्स फाइंड आउट करोगे। अब नेक्स्ट आपकी जो स्टेप होती है वो क्या होती है, यहां तक स्टेप कंप्लीट करने के बाद में आपके पास रूट्स आएंगे। अब रूट्स की 2 कैटेगरी आपके सामने आएगी। आपके जो रूट्स हैं, जो रूट्स यहां से निकलेंगे, जो m की वैल्यू निकलेगी वो आपके पास 2 टाइप से आ सकती है। फर्स्ट टाइप आ सकती है कि आपके पास रियल रूट निकल के आए। सेकंड आपके पास हो सकता है कि वो कॉम्प्लेक्स रूट निकल के आए। अब रियल रूट का क्या मतलब हुआ, रियल रूट का मतलब हुआ जो आपकी वास्तविक नंबर्स होते हैं, जैसे -1 -2 0 1 2 3 टाइप से। कॉम्प्लेक्स का मतलब हुआ जिसमें आयोटा इंक्लूड होता है, ठीक है, हमने देखा ही है प्रीवियस की क्लासों के अंदर। तो यहाँ पे जो रियल रूट है वो 2 टाइप से आपके पास निकल के आ सकता है। या तो जो रियल रूट आपके पास आएंगे वो या तो सेम हो या फिर डिस्टिंक्ट हो, मतलब दोनों अलग अलग हो। तो इसका मतलब जो रियल रूट है उसकी 2 कैटेगरी आपके सामने आ सकती है, या तो वो डिस्टिंक्ट हो सकते हैं या फिर वो सेम हो सकते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब हुआ जो रूट आए वो आपके पास m1 m2 टाइप के आ गए हो, या फिर दोनों ही रूट है वो m इस टाइप के आ गए हो, ठीक है। मैं रैंडम 2 ही रूट लेके चल रहा हूं, यदि 3 घात की इक्वेशन होती तो 3 रूट आ जाते, ठीक है। कॉम्प्लेक्स का मतलब हुआ आपके पास है जो रूट है वो अल्फा प्लस आयोटा बीटा टाइप का आपके पास आए। इसके अंदर भी 2 टाइप के हम लेके चलते हैं, या तो आपके पास ऐसा सिंगल आ जाए या फिर आपके पास ऐसे अल्फा प्लस आयोटा बीटा का होल स्क्वायर टाइप से आ जाए, ठीक है। ये 2 कैटेगरी हम इसके अंदर लेके चल रहे हैं। तो इस प्रकार से आपके पास जो रूट्स है उसके 2 टाइप आपके पास निकल के आते हैं, जिनके सब टाइप सब अभी हमने देख लिए। अब आपके पास क्या होगा, जो डिस्टिंक्ट रूट यदि आपके पास मिल जाए देन हम कैसे उसका सॉल्यूशन बताएंगे, सेम मिल जाए तो हम कैसे सॉल्यूशन बताएंगे, और कॉम्प्लेक्स मिल जाए तो हम कैसे सॉल्यूशन उसका बताएंगे। अज्यूम कर लो आपके जो रूट है वो डिस्टिंक्ट आ गए, तो यहां पे आप देखोगे सबसे फर्स्ट वाला पॉइंट, इफ रूट आर डिस्टिंक्ट, आपके जो रूट्स है वो डिस्टिंक्ट है, ओके, भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है। देन आपके पास है जो आपका CF बनेगा, जो CF बनेगा, क्योंकि इससे हम CF ही तो निकालते हैं, ओके। जो आपके पास ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन बनती है इससे हम CF की तो बात करते हैं। तो CF निकालेंगे जब आपके रूट्स डिस्टिंक्ट हो, देन आपके पास ये आएगा एक कांस्टेंट C1 e की पावर में जो आपके पास m1 x है वो प्लस में C2 e की पावर में m2 x, 3 है तो C3 e की पावर m3x हो जाएगा। इससे जितने पद है अलग अलग उतने हो जाएंगे। तो उस स्थिति में CF निकलेगा आपके पास ये, क्लियर। यदि आपके पास रूट्स है वो सेम हो, इफ रूट्स आर सेम, रूट्स आर सेम हो, देन उस स्थिति के अंदर आपका जो CF है वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा आपके पास में
C1 कांस्टेंट प्लस C2x और बाहर आएगा e की पावर में m ऑफ x। यदि केवल 2 है, 3 आ गए, मान लो 3 आ गए यहाँ पे, तो वो आ जाएगा C1 प्लस C2x प्लस C3 x स्क्वायर e की पावर mx। मतलब कि x की पावर बढ़ती जाएगी कांस्टेंट के साथ। c की पावर C1 x की पावर 0 प्लस C2 x की पावर 1 प्लस C3 x की पावर 2। नेक्स्ट आ जाएगा C4 x की पावर 3। जितने आपके पास है वो रूट्स होंगे, उतने आपके पास है ये CF है, वो आगे बढ़ता जाएगा। तो इस हिसाब से आपके पास है जो यदि रूट्स डिस्टिंक्ट हो देन CF ये है, जो रूट्स आपके सेम है उनके लिए CF है ये हो गई आपके पास है रियल रूट्स की बात। क्लियर? चलते अब कॉम्प्लेक्स रूट के अंदर। यदि आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट्स निकल के आए देन आपके पास क्या स्थितियां बनेगी वो आप देखिए यहाँ पे। यदि आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट है वो आपके पास इस टाइप के आए, अल्फा प्लस अल्फा बीटा टाइप के आए, देन आपका CF क्या लिखा जाएगा? CF आपका उस टाइप में लिखा जाएगा C1 कोस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स और इनटू में आ जाएगा आपके पास e की पावर में अल्फा एक्स। अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास मिली जाएगी, वो यहाँ पे पुट करके CF निकाल लो। यदि आपके पास ये जो कॉम्प्लेक्स रूट है वो स्क्वायर के रूप में आ जाए, ठीक है, देन आपके पास CF क्या निकलेगा? उस स्थिति में आपको CF लिखना पड़ेगा C1 प्लस C2 इंटू एक्स और ये पूरे के साथ आएगा कोस बीटा एक्स प्लस में नए कांस्टेंट C3 प्लस C4 एक्स साइन बीटा एक्स, ठीक है, और इनटू में बाहर आएगा आपके पास में, इनटू में यहाँ पे बाहर में लिख देता हूं, वो e की पावर अल्फा एक्स तो आपके पास फिक्स ही है, ठीक है, ये इनटू में बाहर आएगा। यदि आपके पास है स्क्वायर दिया गया वो अल्फा प्लस आयोटा बीटा, देन आपके पास CF ये निकल के आया। आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई हो तो उसके लिए आप CF किस हिसाब से फाइंड आउट कर सकते हो वो आपने यहाँ पे समझ लिया, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के बाद में जो आपके पास इक्वेशन बन जाती है उस इक्वेशन की हेल्प से हम CF की वैल्यू निकालते हैं। क्यों? उससे हम रूट से निकालेंगे। अब रूट डिपेंड करता है उसका नेचर क्या है, रियल है कि कॉम्प्लेक्स है, और उस बेस पे हम डायरेक्ट CF लिखेंगे, फॉर्मूला बेस है। अब हमें वो आपके जो प्रीवियस ईयर में जो कुछ आए हुए क्वेश्चंस है इनके ऊपर बेस वो उनके थ्रू है, इसका कॉन्सेप्ट और क्लियर करवा देता हूं, ठीक है। तो चलते हैं हम स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं तो इनको अब हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ये आपके पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इक्वल टू 0 है, तो हमें CF निकालना पड़ेगा इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बोला था इसमें जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है उसका यूज में लेंगे हम, क्योंकि dy/dx टाइप का दे रखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, d³ ऑफ y माइनस का 3d² ऑफ y प्लस में 4y। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हमें दिख रहा है y कॉमन आएगा तो ये क्या लिख दे, d³ माइनस 3d² प्लस में 4 और बाहर चला गया आपके पास y कॉमन में। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे। तो नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन यदि हम लिखे तो क्या करेंगे, d को m से रिप्लेस करते हैं, तो m³ माइनस का 3 ऑफ m² प्लस में 4 और इक्वल हो जाता है 0 के, y को रिमूव कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आपको दिख रहा है ये 3 घात की एक इक्वेशन बन गई। अब इसका हम रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे में है वो डायरेक्ट सिंथेटिक डिवीजन है, वो आपके पास एक थ्योरम होती है, प्रीवियस की कक्षाओं में भी आपने सीखा होगा, नहीं सीखा तो आप यहाँ पे सीख लीजिए, ठीक है, उसका यूज करेंगे। सिंथेटिक डिवीजन होता है आपके पास एक, है ना, तो उस डिवीजन का हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वैल्यू को इसके अंदर रख के सेटिस्फाई करवाते हैं। यदि मैं यहाँ पे है वो m की वैल्यू -1 रखूँ, देन ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। मतलब नॉर्मली 1 -1 2 -2 0 रखने पे है ना आपके पास है वो ये कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो यहाँ पे यदि मैं माइनस रखूँ m की वैल्यू, देन आपको दिख रहा है ये हो गया -1, देन ये हो गया -3, ये हो गया +4, किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, ठीक है। तो इसका मतलब -1 है वो सेटिस्फाई कर रहा है इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो इसका एक रूट तो मेरे पास आ गया -1, 3 रूट निकलेंगे क्योंकि इक्वेशन 3 घात की है,
तो 2 रूट और फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हम सिंथेटिक डिवीजन का यूज करेंगे। वो उसमें हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले तो जो आपके पास है जो कोफिशिएंट्स है, जैसे एम क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 1 है, देन एम स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है -3 है, देन आपके पास एम का कोफिशिएंट क्या है, क्योंकि कॉन्सेप्ट पूरा की एक साथ निकलेगा तो यहाँ पे एम क्यूब आ गया, एम स्क्वायर, एम का तो कोई टर्म ही नहीं है तो 0 हो गया, और लास्ट में आती है कॉन्स्टेंट टर्म, वो क्या हो गई 4 हो गई। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास जो रूट निकला है वो रूट यहाँ पे हम लिखते हैं, क्या निकला है -1। अब हम क्या करते हैं, नीचे से आपकी इक्वेशन बनेगी है ना, जिसके हम रूट निकालेंगे। तो यहाँ पे जैसे 1 तो ऐसा लिख देंगे, फिर हम क्या करेंगे, ये -1 की इस 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे। तो -1 की 1 से मल्टीप्लाई की -1, इन दोनों को जोड़ा तो -4 हो गया। सिमिलर इसकी वापस इससे मल्टीप्लाई की तो 4 हो गया, वो यहाँ पे लिखेंगे, इनको जोड़ेंगे तो 4 हो गया। नेक्स्ट वही -1 की 4 से मल्टीप्लाई की -4, तो -4 को यहाँ पे लिखा, इनको जोड़ा 0 आ गया। ध्यान में रखना लास्ट वाली जो टर्म आएगी वो आपके पास 0 ही निकल के आती है। अब आपके पास ये है एक द्विघात की समीकरण निकल के आएगी। कैसे, यहाँ पे आप है क्या लिखोगे इस वाली इक्वेशन को, तो इसलिए यहाँ पे एम स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट लिखो 1, फिर आपके पास आते हैं एम स्क्वायर के बाद में एम के साथ कोफिशिएंट क्या लिखोगे -4। नेक्स्ट आपके पास कांस्टेंट वाली टर्म आती है, वो क्या होगी +4, और इक्वल क्या हो गया 0 के। अब एक द्विघात की समीकरण है, उसके रूट्स हम निकाल सकते हैं, तो इसके रूट्स डायरेक्ट फाइंड आउट कर लो। तो क्या लिखे हम, एम स्क्वायर ये हो गया -2m, ये हो गया -2m प्लस के 4 = 0। यहाँ से यदि हम m कॉमन ले तो ये हो गया m-2, सिमिलरली -2 कॉमन ले तो ये हो गया m-2 = 0। तो यहाँ से जो रूट्स है वो आपके पास क्या निकल के आएंगे, वो आएंगे आपके पास m-2, m-2। ठीक है, यहां से मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूं। यहां से आपके पास रूट्स क्या क्या निकल के आए, आपके पास रूट्स निकल के आ रहे हैं m = 2, ठीक है, 2 टर्म है, और एक आपके पास क्या है m = -1। 3 रूट आपके पास यहाँ पे मिल गए। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, 2 रूट तो आपको सेम दिखाई दे रहे हैं, एक रूट आपको डिफरेंट दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए हम CF क्या लिखेंगे हम जानते हैं, तो इसलिए CF क्या आएगा आपके पास, यदि 2 रूट सेम हो तो हम क्या लिखते हैं, C1 + C2x e mx, m की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2x। ये हो गया आपके पास में इन दोनों रूट्स का CF। नेक्स्ट इसके साथ ही क्या है, एक और रूट है -1 जो कि डिफरेंट है, तो वो क्या हो जाएगा, एक नया कांस्टेंट C3 e mx, तो वो क्या आपके पास -x हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने बताया है सेम रूट आए तो उसके लिए CF ये होता है, और यदि डिफरेंट रूट्स मिले तो उसके लिए आपके पास CF होता है ये C1 e मैंने बताया m1x + C2 e m2x इस टाइप के। लेकिन यहाँ पे एक ही डिफरेंट आपके पास रूट दे रखा है तो एक ही टर्म आ गई यहाँ पे C3 e -x। जनरल सॉल्यूशन, आपके पास इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो क्या निकल के आता है, जनरल सॉल्यूशन y के बराबर होता है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, CF के इक्वल। तो y = CF की वैल्यू लिख दो, C1 + C2x e 2x + C3 e -x। ये आपके पास इस वाले क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया। अब चलते हैं हम अपने सेकंड वाले एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पे हम देखेंगे कि आपके पास जो इक्वेशन है उसके अंदर ये डिफरेंशियल ऑपरेटर का पहले से यूज में ले रहा है, तो हमें कुछ करना ही नहीं, हमें डायरेक्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख देनी है इसकी। तो इसलिए ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, वो होगी यहाँ पे m² प्लस में m प्लस में 1 का होल स्क्वायर इंटू में m-2 इक्वल में 0। y रिमूव कर दिया। हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, रूट्स फाइंड आउट करने होते हैं। अब रूट्स यहाँ पे क्या निकल के आएंगे, एक तो आपके पास यहाँ पे रूट दिख रहा है m² + m + 1 का होल स्क्वायर, एक तो ये 0 के बराबर होगा, इसी के साथ ये जो m-2 वाली ये जो टर्म है ये 0 होगी। अब यहाँ से यदि इसकी हम बात करें तो यहाँ से इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, m² + m + 1, एक तो ये 0 की इक्वल होगी। सिमिलर केस के अंदर ये सेम ही है m + 1, 2 इक्वेशन ये, और सिमिलर में यदि ये 0 की इक्वल हुई थी यहाँ से m की वैल्यू क्या निकल के आई 2, एक रूट आपको मिल गया।
दो रूट और निकालने पड़ेंगे आपको। तो यहाँ से कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम इसको यदि सोल्व कर लेंगे तो इसके जो रूट आएंगे वही इसके रूट आएंगे, दोनों इक्वेशन सेम ही है। तो यहाँ से हम इसके रूट निकालें, चूंकि m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इज इक्वल टू आपके पास क्या है 0। अब डायरेक्ट रूट तो निकलेंगे नहीं, श्रीधर आचार्य जो मेथड आप जानते हो उसका यूज में लो यहाँ पे। तो वो क्या होता है माइनस बी, तो m बराबर माइनस बी, यानी जो m का गुणांक होता है वो, तो वो क्या है 1, तो माइनस बी का माइनस 1 हो गया, प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, माइनस का 4ac, तो 4c की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू भी 1 है, तो 4ac अपॉन के अंदर 2a की वैल्यू भी 1 है। तो यहां से आपके पास m की वैल्यू क्या निकली, वही -1 प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस का 3 अपॉन में 2। रूट -1 आयोटा के इक्वल होता है, तो इसको मैं क्या लिख दूं, माइनस का 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 3 आयोटा अपॉन में 2। सो यहां से m की वैल्यू आपके पास फाइनली क्या दिख रही है, वो निकली है आपके पास माइनस का 1/2 प्लस माइनस रूट ऑफ 3/2 ऑफ आयोटा। इस टाइप की आपके पास m की वैल्यू नजर आ रही है। सिमिलरली ये वाली इक्वेशन भी सेम है, तो इसका मतलब जो दूसरा m निकलेगा आपके पास में वो भी सेम निकलेगा। ओके, सिमिलरली इसको यदि मैं m1 दे दूं तो सिमिलरली आपके पास जो दूसरा आपके पास m2 निकलेगा वो भी क्या निकलेगा आपके पास, यही माइनस का 1/2 प्लस माइनस रूट ऑफ 3/2 ऑफ आयोटा, क्योंकि दोनों सेम है। तो यहां से मैं क्या लिख दूं, आपके पास जो m है वो क्या आपके पास माइनस का 1/2 प्लस माइनस रूट ऑफ 3/2 आयोटा का होल स्क्वायर, दोनों सेम ही है तो मैं स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है, रूट्स को, कि रूट्स क्या होते हैं मल्टीपल ही तो होते हैं ना एक दूसरे के, m1 इंटू m2 इस टाइप के होते हैं। तो यहां से मैंने यहाँ पे m की वैल्यू ये लिख दी। हमें पता है, हमने देखा ही है कि यदि आपके पास रूट है वो अल्फा प्लस आयोटा बीटा टाइप का आ जाए, इस टाइप का अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा का होल स्क्वायर टाइप का आ जाए, या प्लस माइनस दोनों का साइन रहता है, ठीक है, का होल स्क्वायर टाइप का आ जाए, देन आपके पास CF क्या होगा, तो इसलिए CF क्या लिखा जाता है उस स्थिति में, वो आता है C1 प्लस C2x कोस बीटा एक्स। कंपेयर करो आयोटा के साथ वाली राशि बीटा होती है, तो क्या हो गया रूट ऑफ 3/2x, ठीक है, प्लस में C3 प्लस C4x इंटू में साइन बीटा एक्स, सो साइन ऑफ रूट ऑफ 3/2x, ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या आता है आपके पास, वो आता है e की पावर में अल्फा एक्स। अल्फा क्या है आपके पास में, जो आपके पास कांस्टेंट राशि है माइनस का 1/2, तो माइनस का x/2। ये आपके पास CF की वैल्यू निकल के आ गई। CF निकल गई तो आपके पास जनरल सॉल्यूशन आप लिख सकते हो इसको y के इक्वल, तो वो यहाँ पे हम ऊपर लिख देते हैं। तो इसलिए जनरल सॉल्यूशन, जो आपके पास जनरल सॉल्यूशन है y के इक्वल, तो y इज इक्वल टू क्या होता है CF के इक्वल, तो y बराबर आपके पास आ गया, जैसे e की पावर वो पहले लिख देता हूं मैं माइनस का x/2 इंटू में C1 प्लस C2x इंटू में कोस ऑफ रूट 3/2x एंड प्लस में C3 प्लस C4x इंटू में साइन ऑफ रूट 3/2 ऑफ x प्लस में C5 e की पावर में 2x। ये टर्म भी आएगी क्योंकि m की वैल्यू हमारे पास एक डिस्टेंस वैल्यू 2 भी है, ठीक है, तो इसलिए आपके पास जो y है वो पूरा का पूरा यही CF के इक्वल होगा। तो यहाँ पे CF के अंदर ये वाली टर्म भी होगी आपके पास क्या, C5 e की पावर 2x, क्योंकि m की वैल्यू हमारे पास ये भी मिली थी। ओके, तो आपके पास है यहाँ पे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो आप देख सकते हो। हमने यहाँ पे आपके पास जो रियल आपके पास वैल्यूज निकलती है, जो रियल रूट निकलते हैं, उनके ऊपर हमने एक क्वेश्चन देख लिया, साथ में जो कॉम्प्लेक्स यदि आपके पास रूट आए तो उस पे बेस में हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लिया। सो होपफुली आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमें वो CF की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं फॉर द रियल एंड द कॉम्प्लेक्स रूट्स। If they are the distance roots, they are the same roots and also be they are the complex roots or the power of next है। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड टाइप के पोर्शन पे। हमारे पास जो सेकंड टाइप है वो कुछ इस टाइप से आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई रहेगी। कहने का मतलब है नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वल के अंदर आपके पास यदि कोई नॉन जीरो फंक्शन लाइक एक्स का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो सकता है या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, ठीक है, देन हम उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले CF तक की तो वही प्रोसेस है,
हर क्वेश्चन में आपको CF तो फाइंड आउट करना ही करना है। देन यदि नॉन होमोजीनियस है तो हमारे पास उसके लिए एक्स्ट्रा टर्म हमें निकालनी पड़ेगी, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। तो पर्टिकुलर इंटीग्रेशन है, PI है, इंटीग्रल है, उसका मान हमें निकालना पड़ेगा। तो वो PI क्या होगा आपके पास, यदि डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की दी गई हो तो वो PI होता है 1 अपॉन जो आपके पास जो फंक्शन बनेगा ना D वाला, वो FD और इनटू में Q ऑफ X, ये आपके पास PI निकलेगा। अब यहाँ पे जो PI है उसके अंदर आपके पास दो वैल्यू दिख रही है, एक तो D की वैल्यू दिख रही है, एक QX की वैल्यू दिख रही है। अब हम दो टाइप के कॉन्सेप्ट सीखेंगे। यदि आपके पास FD है, वो मैं अभी भी आपके पास टाइप्स बताऊंगा, उस टाइप से यदि आपके पास FD की वैल्यू है देन आप डायरेक्ट है वो PI क्या लिख सकते हो वो। सेकेंड कॉन्सेप्ट है आपके पास QX की वैल्यू कुछ दी गई है तो उससे हम डायरेक्ट PI कैसे लिख सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। मतलब डायरेक्ट आप कैसे वैल्यू पुट कर सकते हो PI की। ओके, सबसे पहले हम FD के लिए बात करेंगे। आपका जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो हम सीखेंगे FD के लिए। तो इसके अंदर हम केस ले लेते हैं, जैसे केस फर्स्ट है। केस फर्स्ट के अंदर यदि आपके पास जो FD है वो आपके पास सिंगल D आ जाए, देन आपके पास PI लिखा जाएगा। PI आपके पास क्या लिखा जाएगा, 1 अपॉन D इंटू में Q ऑफ X। ये इक्वल होगा आपके पास में इंटीग्रेशन ऑफ जो आपके पास QX दिया गया रहेगा ना, उसका DX के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दो, वो आपके पास है PI की वैल्यू निकल के आ जाएगी। यदि आपके पास है वो 1 अपॉन D दिया गया हो, मतलब कि जो फंक्शन है वो D दिया गया हो और जब PI निकलेंगे तो वो अपॉन में आता है, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट है इंटीग्रेशन कर देना है। सेकेंड केस लेते हैं। सेकेंड केस के अंदर आपके पास क्या होगा, यदि आपके पास जो FD है वो आपके पास D माइनस एल्फा टाइप का दिया गया हो, मतलब एल्फा की वैल्यू 1 2 3 4 टाइप की कुछ भी हो सकती है, देन आपके पास जो PI है वो क्या निकलेगा, पास 1 अपॉन D माइनस एल्फा इंटू Q/X, और ये आपके पास इक्वल होगा इंटीग्रेशन ऑफ, आपके पास यहाँ पे जैसे एल्फा माइनस में दे रखा है ना साइन, तो यहाँ पे अंदर आपको लिखना है e की पावर में माइनस का एल्फा x नेगेटिव में, और इंटू में आपके पास जो QX है वो इंटू DX। बाहर आपको एक राशि लिखनी है जो आपके पास इसका विपरीत साइन है वो लिखना है, तो विपरीत साइन क्या होगा, प्लस का एल्फा x, वो यहाँ पे लिखना है। ये आपके पास PI का मान आ गया जब आपके पास जो FD है वो D माइनस एल्फा टाइप का हो। सिमिलर केस के अंदर यदि आपके पास जो FD है वो D प्लस एल्फा टाइप का हो जाए, देन आपके पास जो PI है वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा आपके पास 1 अपॉन D प्लस एल्फा इंटू QX टाइप का इस बार, तो वो होगा आपके पास इक्वल में इंटीग्रेशन हो, कुछ नहीं करना, साइन चेंज कर देना है, इस बार यहाँ पे प्लस का है तो अंदर किसका साइन आ जाएगा, प्लस का एल्फा x, इंटू में आपके पास जो QX DX रहेगा ही, और बाहर हमें क्या लिखना है, इसका विपरीत साइन, तो वो क्या होगा e की पावर माइनस का एल्फा इंटू x। ओके, तो यहाँ पे हमने दो केस देख लिए। यदि FD आपके पास D के इक्वल हो देन क्या होगा PI, और यदि D माइनस एल्फा या D प्लस एल्फा हो देन आपके पास क्या होगा PI। अब इस पे बेस है वो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे है वो मैं आपका एक एग्जाम्पल लेके चल लेता हूँ। जैसे आपके पास क्वेश्चन दे रखा है D-1y इज इक्वल टू e की पावर x, इसका आपको है जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो आपको दिख रहा है इक्वल के अंदर आपके पास जीरो नहीं है, मतलब नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, इसका मतलब PI की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले चीज तो आपको CF निकालना है। CF के लिए वही आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ पे लिखनी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, m-1 इक्वल टू 0, और यहाँ से रूट क्या मिल गया, m की वैल्यू 1, तो CF क्या आ गया यहाँ से, CF आ गया C1 e की पावर में ये x हो गया, m की वैल्यू 1 दे रखी है, CF आपके पास निकल गया। अब क्या निकालेंगे हम, PI। तो PI के लिए हमें क्या करना है, नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल वो क्या होगा आपके पास 1 अपॉन FD, D के अंदर जो फंक्शन है वो आपके पास क्या है, ये वाला, ठीक है, फंक्शन है वो आप यहाँ से ट्रीट करो, ये वाला ट्रीट करो, m की जगह बस D लिखना होगा, ठीक है। तो D-1 ये आपके पास फंक्शन है, इनटू में आपको क्या लिखना है, जो इक्वल में जो पार्ट है QX वाला वो क्या आपके पास e की पावर x। अब अभी हमने देखा ही है, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। यदि FD आपके पास D माइनस एल्फा टाइप का है देन आपके पास जो PI है वो निकलता है, डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वो क्या होगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस एल्फा x है। तो यहाँ पे एल्फा की वैल्यू क्या दे रखी है, 1, ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, माइनस का x, ठीक है,
और यहाँ पे और इनटू में क्यू एक्स की वैल्यू क्या है ई की पावर एक्स, ये डी एक्स, और बाहर इसका विपरीत साइन आता है वो क्या आ गया ई की पावर एक्स। तो यहाँ से देखिए पी आई वो क्या निकला ई की पावर एक्स, इंटीग्रेशन ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, क्या अंदर बचा डी एक्स, और ये किसके इक्वल आ गया एक्स ई की पावर एक्स के। तो पी आई निकल गया, सी एफ निकल गया, इसलिए जो जनरल सॉल्यूशन है वो आपके पास क्या निकला y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। स्टार्टिंग में हमने देखा ही था, तो वो क्या हो गया y इज इक्वल टू सी एफ की वैल्यू आपके पास क्या है सी वन ई की पावर x एंड p की वैल्यू क्या है x ई की पावर x। ये आपके पास है, इसका जनरल सॉल्यूशन निकल के आ गया। होपफुली कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि फंक्शन जो एफ दिए वो यदि इस टाइप से दिए गए हो तो आप डायरेक्ट पी आई कैसे लिख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर है वो हम है जो क्यूएक्स है वो वाला कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। यदि आपके पास क्यूएक्स कोई वैल्यू दी गई हो तो उसके बेस पे है और डायरेक्ट हम पी आई कैसे लिखते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट वही है आपका, मेनली एग्जाम में जो क्वेश्चंस है वो आपके पास उस वाले मेथड से ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम है वो क्यूएक्स वाला कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। So thank you for watching. See you.